गुड इवनिंग एवरीवन। रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग 3 लेक्चर को कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि अल्फ़ा, बीटा और गामा क्या होता है। अल्फ़ा, बीटा, गामा के निकलने से एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कितना का चेंज आता है, इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग आइसो को स्टडी करने वाले हैं कि आइसो क्या होता है। आइसो से रिलेटेड जितना भी टर्म है वो सारे टर्म को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज देखने वाले हैं कि आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसो बार क्या होता है, आइसोटोन क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, आइसो ईस्टर्स क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल क्या है। तो आइसो से रिलेटेड जितना भी टर्म है वो सारे टर्म को आज हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी मीन्स न्यूक्लियर फिजिक्स में अभी तक हम लोग 3 लेक्चर को कर चुके हैं। तो ये पहले के लेक्चर को जो भी स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं वो पहले के लेक्चर को देखें और उसका एक फेयर कॉपी तैयार करें। ये जो भी लेक्चर हो रहा है वो काफ़ी बेहतर तरीका से हो रहा है। तो आज हम लोग 4th नंबर लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आइसो है। आइसो का मीन्स होता है सेम। सेम मतलब कि समान। याद रखना आप लोगों को कि ये जो आइसो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेम, मतलब कि समान। इन सब में कुछ ना कुछ समान होने वाला है। अब क्या समान होगा वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर फर्स्ट नंबर में हम लिखे हुए हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हिंदी होता है समस्थानिक। सेकंड नंबर में है आइसोबार, थर्ड नंबर में है आइसोटोन और फोर्थ नंबर में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सब में आइसो लगा हुआ है। सब में क्या लगा हुआ है? आइसो। इसका मतलब ये है कि ये सब में कुछ ना कुछ समान आएगा। ये सब में कुछ ना कुछ क्या होगा? समान होने वाला है। मतलब कुछ ना कुछ समान रहेगा। क्या समान रहेगा वो पढ़ने पर हम लोग को पता चलेगा। तो पहला नंबर पर आइसोटॉप्स समस्थानिक, आइसोबार समभारिक, आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना सम इलेक्ट्रॉनिक। तो यहां पर ये 4 टर्म हम लोग का बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। अब यहां पर कुछ टर्म ऐसा भी है, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो डाइफर्स, आइसो ईस्टर्स, आइसोमर्स या फिर न्यूक्लियर आइसोमर्स। ये थोड़ा डिफरेंट चीज है जो कॉम्पिटिटिव रिलेटेड है। तो इसका आपको हिंदी पता बता दिया जाएगा। ये हिंदी राइटर में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग को टोटल 4 टर्म है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सब में आइसो लगा हुआ है। हम लोग को पता है कि आइसो का मतलब क्या होता है। तो आइसो का मतलब होता है सेम। अब हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या, इससे क्या रिलेटेड है। तो आप लोग सबसे पहले ये टोटल 9 टर्म है ना, ये सब को आप लोग उतारिए। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक करके इसको पढ़ने वाले हैं। तो लिख लिया आप लोग। तो 1 बाय 1 करके हम लोग सबको पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर हेडिंग दे दीजिए आइसोटॉप्स समस्थानिक। क्वेश्चन लिख लीजिए फर्स्ट नंबर में, समस्थानिक क्या है, व्हाट इज आइसोटॉप्स। तो पहले समझ लीजिए आइसोटॉप्स हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका कि सेम एटॉमिक नंबर हो और मास नंबर डिफरेंट हो। तो सेम एटॉमिक नंबर होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको हम लोग बोलने वाले हैं आइसोटॉप्स। तो याद रखना कि यहां पर आइसो का मतलब सेम है। तो आइसो का मतलब सेम है तो क्या सेम होगा, तो बोलता है एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा। तो यहां पर देखिए कि हाइड्रोजन जो है वो नेचर में 3 तरह का मिलता है। 3 तरह का मिलता है, जिसका कि एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। यहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से, और मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1 है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मास नंबर 2 है। यहाँ एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 3 है। तो क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है लेकिन मास नंबर तीनों में क्या है, डिफरेंट है। तो याद रखना है कि जब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो ऐसा जो फेनोमिनन है, ऐसा जो एलिमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि समस्थानिक क्या है तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिसका कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं, है ना। तो नेचर में जो ये हाइड्रोजन है ये 3 तरह का मिलता है, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। तो प्रोटेरियम हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका कि एटॉमिक नंबर 1 हो और मास नंबर 1 हो। ड्यूटेरियम किसको बोलते हैं, जिसका कि एटॉमिक नंबर 1 हो और मास नंबर 2 हो। और ट्राइटेरियम किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो और मास नंबर 3 हो। तो आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए समस्थानिक का कि एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिसका कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं, है ना।
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम लिख लिया आप लोग। तो यहां पर हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो याद रखना है कि इसमें क्या होगा, इसमें ये जो Z है ये Z सेम होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा लेकिन मास नंबर मतलब A जो होगा वो हम लोग के लिए डिफरेंट होगा, डिफर होगा। तो याद रखना है कि जिसका कि Z सेम हो और A डिफरेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग इसको लिख लिया। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोटेरियम किसको बोलेंगे, जिसका कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम हो, है ना। अब हम लोग को इसमें क्वेश्चन आया हुआ था 2008 में दिल्ली पॉलिटेक्निक में कि हाइड्रोजन के ऐसे कौन से आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के ऐसे कौन से आइसोटॉप्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों सेम होते हैं। 2008 में दिल्ली पॉलिटेक्निक में यहां से क्वेश्चन आया हुआ था। वो क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन के ऐसे कौन से आइसोटॉप्स है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो इसमें बताना था कि तीनों में से ऐसा कौन सा है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों सेम होता है। तो देखते भी हम लोग, तो हम लोग को पता है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा और प्रोटॉन भी हम लोग का 1 हो जाएगा। बच गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताए थे, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस Z। हम लोग मास नंबर में जब एटॉमिक नंबर घटाते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है। तो यहाँ पर मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका मतलब इसका न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखना है कि प्रोटेरियम में इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है ना। तो इन तीनों में तो तीनों समान नहीं हुआ, तो इसका मतलब प्रोटेरियम आंसर नहीं होगा। अब आते हैं ड्यूटेरियम में। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें प्रोटॉन, तो इसमें प्रोटॉन भी 1 है और अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन में 2 में से 1 जाएगा। तो जब 2 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब आंसर क्या होता है, आंसर होता है ड्यूटेरियम। तो अगर क्वेश्चन आया कि हाइड्रोजन के ऐसे कौन सा आइसोटॉप्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों सेम होते हैं, तो आंसर क्या होगा, ड्यूटेरियम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन भी 1 है ना। अगर हम लोग इसमें निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, प्रोटॉन भी 1 आएगा और अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 3 में से 1 जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर भी सेम है। तो याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, ड्यूटेरियम। आप लोग को याद होगा हैवी वाटर, भारी जल का जो फॉर्मूला होता है वो यहीं से आता है, D। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, है ना। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। और नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो याद रखना है कि भारी जल जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यही ड्यूटेरियम है, वहां पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो जिस तरह से हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स है उसी तरह से कई एग्जाम्पल हैं आइसोटॉप्स के। यहां पर अब याद रखना है कि कार्बन जो है वो भी नेचर में 2 तरह का मिलता है। एक कार्बन होता है जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, और दूसरा कार्बन है जो कि एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन उसका मास नंबर जो है वो 14 है। इसके बारे में हम लोग कुछ देखे हुए थे पिछले लेक्चर में, वहां पर हम लोग यूज करते थे कार्बन 14 को। तो याद रखना है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। इसका मतलब कार्बन का 2 आइसोटॉप्स है, एक 12 और एक 14, है ना। तो ये 2 तरह का कार्बन का हो गया। इसी तरह से इसी तरीका से यूरेनियम जो है, यूरेनियम का भी नेचर में 3 तरह का एग्जाम्पल है। यूरेनियम का हम लोग को एटॉमिक नंबर याद है 92, तो ये भी हो जाएगा 92 और ये भी हो जाएगा 92। लेकिन यूरेनियम जो है वो 235 भी मिलता है नेचर में, यूरेनियम जो है वो 237 भी मिलता है नेचर में, और यूरेनियम जो है वो 238 भी मिलता है नेचर में। तो याद रखना है कि नेचर में तीनों प्रेजेंट है, 35 वाला भी, 37 वाला भी और 38 वाला भी। जिस तरह से हाइड्रोजन का नेचर में 3 प्रेजेंट है उसी तरह यूरेनियम का भी 3 प्रेजेंट है। लेकिन नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट है वो है प्रोटेरियम, इसलिए पीरियोडिक टेबल में इसको प्लेस मिला है लेकिन ये दोनों को प्लेस नहीं मिला है। तो याद रखना है कि नेचर में परसेंटेज जिसका ज्यादा है उसको पीरियोडिक टेबल में प्लेस दिया गया है। जैसे ई दोनों में नेचर में परसेंटेज जो है, कार्बन का परसेंटेज 12 वाला का परसेंटेज बहुत ज्यादा है और 14 वाला का परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में 12 को लिखते हैं लेकिन 14 को नहीं लिखते हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन में 1 वाले का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, उसी तरह से इसका परसेंटेज बहुत कम है और इसका परसेंटेज बहुत कम, इसलिए पीरियोडिक टेबल में इसको प्लेस दिया गया है लेकिन ये दोनों का प्लेस
नहीं दिया गया है। तो याद रखना है कि यूरेनियम का भी 3 आइसोटॉप्स है। अच्छा, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का स्पेशली नेम है, बाकी किसी का स्पेशल नेम नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स है उसका स्पेशली नेम है प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। इसका कोई स्पेशल नेम नहीं, तीनों को यूरेनियम ही बोलते हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 237 और यूरेनियम 238। तो याद रखना आप लोगों को। एक स्टूडेंट था जो कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर पीवी का आप मास नंबर जो वो 207 लिखे हैं जबकि होता है 206। तो याद रखना है कि पीवी भी दो तरह का नेचर में प्रेजेंट है। ये जो पीवी है लेड जो है, तो याद रखना है कि ये जो लेड है ये लेड भी दो तरह का है ना, पीवी। तो इसका हम लोग को पता है 82 होता है और होता है 206। और उसी तरह से एक पीवी और है पीवी जिसका कि 82 है और यहाँ पर 207 है। तो जैसा एग्जाम्पल हम लोग को जरूरत पड़ता है, 206 जरूरत पड़ेगा तो 206 वाला लिख लेंगे और 207 जरूरत पड़ेगा तो 207 वाला लिख लेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका, आइसोटॉप्स का। तो आप लोगों को आइसोटॉप्स समझ में आ गया होगा। तो आइसोटॉप्स हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, जिसका कि मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो आप लोग फटाफट इस एग्जाम्पल को लिखिए। तो फर्स्ट नंबर हम लोग देख लिया आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा। सेकंड नंबर हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है आइसोबार, हिंदी में कहते हैं समभारिक। नाम से ही क्लियर है, सम मतलब समान और भारिक मतलब भार समान। याद रखना है कि जिसमें भार समान होगा, जिसका कि मास समान होगा, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होगा कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं फिर इसको लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में आप लोग ये जानिए कि यहाँ पर है आइसोबार का मतलब है जिसका कि मास नंबर, जिसका कि ए सेम हो, मतलब मास नंबर सेम हो, लेकिन जिसका कि जेड एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो, वो डिफर हो। तो जिसका कि मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको हम लोग बोलने वाले हैं आइसोबार। तो एग्जाम्पल में इसका क्या है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आर्गन और कैल्शियम। आप लोग को याद होगा कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और आर्गन का होता है 18, लेकिन इसका भी मास नंबर होता है 40 और इसका भी मास नंबर होता है 40। तो क्या देख रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन इसका मास नंबर दोनों में सेम है। तो याद रखना है कि जिसका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको बोलने वाले हैं आइसोबार। अब थर्ड नंबर पर यहाँ पर है आइसोटोन। तो आइसोटोन का हिंदी क्या होता है, तो सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक मतलब सम मतलब समान है, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन समान। तो जिसमें कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये दोनों का दोनों डिफरेंट हो, दोनों अलग अलग हो, लेकिन जिसमें कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन सेम हो जाए। न्यूट्रॉन क्या हो जाए, सेम। अब न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस जेड। तो जिसमें a माइनस जेड के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आ जाना चाहिए। तो अगर a माइनस जेड के बीच का जो डिफरेंस अगर वो सेम आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको बोलने वाले हैं आइसोटोन। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 15, सल्फर का होता है 16, है ना। फास्फोरस का मास नंबर कितना होता है 31 और इसका कितना होता है 32। तो क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर, ना तो एटॉमिक नंबर सेम है और ना ही इसका मास नंबर सेम है, लेकिन अब हम लोग इसमें न्यूट्रॉन निकालते हैं। अब न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस जेड। तो इसका a कितना है 31, अब 31 में से 15 जाएगा, तो 31 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 16। अब इसमें भी अगर हम लोग न्यूट्रॉन निकालते हैं तो 32 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 16। तो क्या देख रहे हैं कि इसका न्यूट्रॉन दोनों में सेम आ गया। तो याद रखना है कि जिसका कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों डिफरेंट हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आइसोटोन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, समभारिक क्या है, व्हाट इज आइसोबार। और आइसोबार में आप लोग आंसर में लिखिए, कि वैसा तत्व जिसका कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो,
लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, वैसा तत्व जिसका कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे समभारिक कहते हैं। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। इसको एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग के लिए एग्जांपल हो गया, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन तीसरा नंबर पॉइंट आइसोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सम न्यूट्रॉनिक क्या है? सम न्यूट्रॉनिक क्या है? व्हाट इज आइसोटोन? इसके आंसर में आप लोग लिखिए कि वैसा तत्व जिसका कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे हम लोग आइसोटोन कहते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज डिफरेंट बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम इज कॉल्ड आइसोटोन। तो आप लोग एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए और अच्छे तरीका से याद रखना है कि न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस जेड। मास नंबर में जब एटॉमिक नंबर को घटाते हैं तो हम लोग का क्या निकलता है? न्यूट्रॉन निकलता है। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को, है ना। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? फर्स्ट नंबर में आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स वाले में हम लोग क्या देखे थे कि जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो? मास नंबर डिफरेंट हो। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को। इसी तरह से फर्स्ट वाला एग्जांपल में एक थोरियम का भी एग्जांपल आता है TH जो है इसका भी परमाणु संख्या होता है 90 और इसका भी होता है 90 और इसका होता है 232 और ये एक मिलता है 234। तो याद रखना ये फर्स्ट वाले का एग्जांपल है। तो याद रखना है कि इसमें क्या देखे थे? फर्स्ट वाले में जेड समान था, है ना। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। तो ये एग्जांपल था किसका? फर्स्ट वाले का, है ना। सेकंड वाले में क्या देख रहे हैं कि ए समान है, और थर्ड वाले में क्या देख रहे हैं? थर्ड वाले में एन समान है। तो इसका ट्रिक मेरा है कि याद रखिएगा जाम ZAN। ये मेरा एक ट्रिक है जिससे आप लोग आसानी से याद रखेंगे कि ZAN मतलब एगो में Z मतलब एटॉमिक नंबर सेम, A मतलब मास नंबर सेम और N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। तो ये तीनों का ट्रिक क्या याद रखिएगा? जाम ZAN। तो फटाफट आप लोग इसको उतारिए, लिख लिए आप लोग। तो हम लोग अभी तक देख लिए तीन को। एक देख लिए आइसोटॉप्स, सेकंड में देखे आइसोबार और थर्ड में देखे आइसोटोन। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होगा, आइसोबार में मास नंबर सेम होगा और आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। इसका ट्रिक याद रखना है ZAN। अब हम लोग फोर्थ नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्थ नंबर में पढ़ने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन का हिंदी भी इलेक्ट्रॉन होता है और आइसो का हिंदी है सम मतलब समान और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन समान। तो इसमें क्या होने वाला है कि इसमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा। आइसो लगा है तो कुछ ना कुछ तो सेम आएगा ही। तो इसमें क्या सेम होने वाला है? इलेक्ट्रॉन सेम होने वाला है। क्या मतलब इसका? तो एग्जाम्पल हम लोग पहले देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सेम आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि सोडियम है और सोडियम के ऊपर में एक प्लस है, और फिर सेकेंड एग्जाम्पल है मैग्नीशियम के ऊपर में 2 प्लस है, और थर्ड एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर में 2 माइनस है। अब जरा समझते हैं इसमें। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 8। अब इन तीनों में हम लोग को इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस, मतलब त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? तो नेगेटिव का मतलब होता है गेन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, ग्रहण किया होगा। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 था तो इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दिया। तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच गया कितना? 10। अब यहाँ पर 12 था, 12 में से 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया 10, और यहाँ पर 8 है और 2 माइनस है, 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया
तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 8 और 2 लिया तो 2 लिया तो यहाँ भी कितना आ गया 10। तो क्या देख रहे हैं कि तीनों आयन है और तीनों आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उसी को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो याद रखना है कि जिस स्पेसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, सेकेंड एग्जाम्पल इसी का सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग क्या ले ले, तो ले लेते हैं फास्फोरस पर दे देते हैं 3-, पोटासियम ले लेते हैं, पोटासियम पर 1+, इसी तरह से सल्फर है, सल्फर पे 2-, क्लोरीन है, क्लोरीन पर 1-, इसी तरीका से कैल्शियम है और कैल्शियम पे है 2+। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने वाले हैं। तो आप लोग को याद होगा कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, पोटासियम का 19 होता है, सल्फर 16 होता है, क्लोरीन 17 होता है और कैल्शियम 20 होता है। तो अगर ये सबका एटॉमिक नंबर हम लोग को याद ही है तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो 3- है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 15 और 3, तो 15 और 3 कितना हो गया 18, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, प्लस में लूज करना है तो 19 था और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो 19 में से 1 घट गया, तो 19 में से 1 घटा तो यहाँ भी 18, 16 था और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 16 और 2 18, 17 था और 1 गेन कर लिया तो इसका मतलब यहाँ पर भी 18, 20 था और 2 को लूज कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसमें भी 18। तो क्या देख रहे हैं कि ये सभी आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है और जिसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, तो याद रखना है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। जिस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ये इस तरह का हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कुछ कंपाउंड भी एग्जाम्पल में ले सकते थे। क्या ले सकते थे एग्जाम्पल में, है ना। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं मीथेन CH4, ठीक है, और एग्जाम्पल में ले लेते हैं वाटर H2O। अब हम लोग इन दोनों में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होगा। अब हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन में होता है 1, तो 1 में 1 तो 4 में 4, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया 10 निकल गया। अब इसमें निकालते हैं एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 8 और 2 10। तो क्या देख रहे हैं कि मीथेन में और वाटर में इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है, इसका मतलब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो याद रखना है कि जिस स्पेसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आप लोग ये तीनों एग्जाम्पल को लिखिए। तो अभी तक हम लोग जो देखें वो देखें आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये हम लोग का बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड था। अब जो हम लोग को टर्म आने वाला है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड है। वैसे ये भी इजी है लेकिन ये सिलेबस से थोड़ा सा हट करके है। तो हम लोग यहाँ पर 5th नंबर में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो अगर लगा है तो समान होगा और स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर समान होगा। तो जिसमें स्ट्रक्चर समान होगा उसको हम लोग आइसो स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर सेम आ जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो ठीक से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल में देखने के वाले हैं कि आइसो का मतलब हो गया सेम और स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, जिसका संरचना समान हो। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिसका कि फार्मूला होता है CO2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं बेरिलियम क्लोराइड जिसका कि फार्मूला होता है BeCl2 और एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसका है C2H2 एसिटिलीन C2H2। तो यहाँ पर तीनों का स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो बीच में सेंटर में कार्बन आता है। कार्बन हम लोग को पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा और फिर से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आएगा। तो यहाँ पर कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना था, 4 बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड हो गया। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम कार्बन है, ये जो कार्बन है ये दोनों बॉन्ड जो बना रहा है यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का अगर एंगल बन जाए तो समझ जाना है कि उसके स्ट्रक्चर का नाम होता है लीनियर। उसके स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, लीनियर। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया कि CO2 की
संरचना होती है, CO2 का स्ट्रक्चर होता है, तो आंसर क्या मारेंगे? लीनियर। और अगर कोई पूछेगा लीनियर में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो लीनियर में 180 डिग्री का कोण बनता है। हिंदी में बोलते हैं एक रैखिक, एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है ना। तो उसी तरह से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर है बेरिलियम। अब बेरिलियम का जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है 2 बॉन्ड? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो 4 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 और 2, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर लेता है। तो अगर 2 क्लोरीन के साथ शेयरिंग किया तो ये भी हो गया इधर Cl और ये भी हो गया इधर Cl। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है वो एक बॉन्ड बनाता है। क्यों एक बॉन्ड बनाता है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब 17 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 8 7, तो लास्ट में 7 है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक चाहिए, इसलिए एक बॉन्ड इधर बना और एक बॉन्ड इधर बना। तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण यहाँ पर क्रिएट हो रहा है? तो 180 डिग्री का कोण क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब BeCl2 का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी है लीनियर, वो भी है लीनियर। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी लीनियर और BeCl2 भी लीनियर। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों हो गया आइसो स्ट्रक्चरल। तो आप लोगों को बात समझ में आया कि आइसो स्ट्रक्चरल क्या है? कि वैसा कंपाउंड जिसका कि स्ट्रक्चर सेम होता है उसको हम लोग आइसो स्ट्रक्चरल कहते हैं। फिर से एक एग्जांपल है यहाँ पर है C2H2। अब हम लोग को पता है कि अगर दुगना से 2 कम हो जाए तो इसका मतलब है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। 2 कार्बन है तो इसको हम लोग इथ लिख सकते हैं, है ना। दुगना से 2 कम हो गया इसलिए YNE लिख देते हैं। इसका नाम है इथाइन। अब इथाइन इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिलीन, ACETYLENE। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। काफी पॉपुलर नेम है, याद रखना है, प्रैक्टिकल एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं लोग। तो यहाँ पर एसिटिलीन का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन है, 2 कार्बन है और दोनों कार्बन में YNE लग गया। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री। यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है? 180 डिग्री। इसका मतलब एक लाइन पर ये भी सारा एटम जो है, ये चारों एटम एक लाइन पर क्रिएट है, इसलिए इसका भी स्ट्रक्चर हो गया लीनियर। तो याद रखना है कि लीनियर का मतलब ही होता है 180 डिग्री। तो जब भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना, तो उसको हम लोग लीनियर कहेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों का तीनों जो है ये लीनियर का एग्जांपल, और जो लीनियर होगा उसको हम लोग आइसो स्ट्रक्चर कहेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है। अच्छा, एग्जांपल जरूरी है कि लीनियर का ही लेना है। एग्जांपल हम लोग टेट्राहेड्रल का भी ले सकते थे, ट्राइगोनल का भी ले सकते थे, तो किसी भी तरह का एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख सकते थे, लेकिन हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको समझने का कोशिश किए हैं। तो आइसो स्ट्रक्चर क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा कंपाउंड या वैसा स्पेसीज जिसका कि स्ट्रक्चर सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आइसो स्ट्रक्चरल कहते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ लोग को पता नहीं चल पाता कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कैसे ले रहे हैं। तो ये सब ऑर्गेनिक का चीज है, और ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब बॉन्डिंग में हम लोग 11 क्लास में पढ़े थे, बॉन्डिंग चैप्टर में, कि कितना डिग्री का कोण बनता है, कब 180 डिग्री बनेगा, कब 120 डिग्री बनेगा, कब 109 डिग्री 28 मिनट बनेगा, जैसे वाटर में कितना का कोण बनेगा। तो ये सब बॉन्डिंग चैप्टर का चीज है ना। तो आप लोग पहले के भी चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। और यहाँ पर फिलहाल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो कल से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जिसमें लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर, कि नाम कैसे लिखते हैं, तो वहाँ पर नाम लिखना ही बताएंगे, और स्ट्रक्चर कैसे बनता है स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो कल से हम लोग उस पर भी काम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप लोग इसको उतारिए। तो हम लोग देखने वाले हैं आइसोडाइफर्स। यहाँ पर है आइसोडाइफर्स, ये थोड़ा डिफरेंट चीज है, इसको जरा ठीक से समझना है। यहाँ पर आइसो लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो समान आने वाला है। आप समझना कि ये डाइफर्स का क्या मतलब है ना। ये कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड है, जरा ठीक से ध्यान देना है। इसमें क्या होगा कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर तीनों डिफरेंट होगा, तीनों अलग अलग आएगा। ना एटॉमिक नंबर समान होगा, ना मास नंबर समान होगा, और ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान होगा। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आ जाएगा। क्या हम बोले? फिर समझिए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर तीनों का तीनों डिफरेंट होगा, अलग अलग आएगा। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आ जाएगा। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसमें याद रखना है कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन मतलब ZAN, ये तीनों का तीनों डिफरेंट होगा, तीनों अलग अलग होगा। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन तीनों का तीनों अलग अलग। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन होता है A - Z।
न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जेड। आप लोग को याद होगा न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस जेड। और न्यूट्रॉन में घटा देना है किसको, तो एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर मतलब जेड। तो ए माइनस जेड में जब जेड घटेगा तो जो बचेगा वो हम लोग का कहलाएगा क्या, तो वो हम लोग का कहलाता है आइसोडायफर्स। तो याद रखना है कि ये जो आएगा ये हम लोग का सेम आएगा। ये हम लोग का अगर सेम आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोडायफर्स कहते हैं। यहां पर से आईआईटी जेईई में दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि आइसोडायफर्स का एग्जाम्पल को बताना था। तो आप लोग जरा ठीक से ध्यान दीजिए कि इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस जेड, अगर ब्रैकेट हट भी जाए तो माइनस जेड, तो जेड जेड मिल करके 2z हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते थे ए माइनस 2z। ए माइनस 2z जो आना चाहिए वो हम लोग का सेम आना चाहिए। तो अगर ये सेम आ गया वैल्यू दो अलग अलग चीज में, तो हम लोग उसको आइसोडायफर्स कहेंगे। एग्जाम्पल से ठीक से क्लियर होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं एफ मतलब फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसका निगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन। और एग्जाम्पल में ले रहे हैं पोटासियम। पोटासियम है ना, पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है। अलग अलग है, डिफरेंट है। इसका जो मास नंबर होता है वो होता है कितना, 19। और यहाँ जो मास नंबर है वो कितना होता है, तो 39। तो क्या देख रहे हैं कि ना तो इसका एटॉमिक नंबर सेम है और ना तो इसका मास नंबर सेम है। और अगर हम लोग इसमें न्यूट्रॉन भी निकाल लें तो वो भी अलग अलग आने वाला। अगर इसमें हम 19 में से 9 घटा दें तो इसका मतलब इसमें जो न्यूट्रॉन निकलने वाला है वो हम लोग का 10 आएगा। और अगर हम लोग इसमें न्यूट्रॉन निकालें तो हम लोग का कितना आ जाएगा, पहले तो 9 जाएगा फिर यहाँ 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ना तो एटॉमिक नंबर सेम है, ना तो मास नंबर सेम है, और ना तो न्यूट्रॉन सेम है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है ए माइनस 2z जो है वो सेम आना चाहिए। ए माइनस 2z, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके यहाँ ले आए, ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। तो हम लोग को ए माइनस 2z जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो ए में माइनस कर देना है कितना को, 2z को। तो बताइए इसका ए कितना है, ए क्या है, मास नंबर। तो इसका मास नंबर कितना है, मास नंबर है हम लोग का 19 माइनस 2z। तो z क्या है, तो z एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम लोग का कितना है, एटॉमिक नंबर हम लोग का 9 है। तो इसका मतलब 19 है ना, और यहाँ पर कितना हो गया 18। तो 19 में से 18 गया कितना आया, 1। इसका मतलब यहाँ पर a माइनस 2z का वैल्यू 1 आया। अब उसमें निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर भी a माइनस 2z निकालना है। तो इसका a कितना हो गया, तो a है मास नंबर। तो इसका मास नंबर हो गया हम लोग का 39 है ना, माइनस 2। z कितना है, तो z है हम लोग का 19। तो यहाँ पर 39 और 19 टू ज़ 38। तो यहाँ पर भी बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 1। तो क्या देख रहे हैं कि इसमें a माइनस 2z का वैल्यू 1 आया, इसमें भी a माइनस 2z का वैल्यू 1 आया। तो जिसका a माइनस 2z सेम आ जाए, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो इसका मतलब ये दोनों एग्जाम्पल है किसका, ये दोनों एग्जाम्पल आइसोडायफर्स का। तो ये मेनली रिलेटेड है रेडियो एक्टिविटी से, है ना। इसमें रेडियो एक्टिविटी का क्या यूज है अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे जेईई में क्या क्वेश्चन आया हुआ था, अभी हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आप लोग को ये समझ में आया। तो इसमें हम लोग आंसर में क्या लिख सकते हैं, तो आंसर हम लोग ये लिखेंगे कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन a माइनस 2z का वैल्यू जो है वो सेम आना चाहिए। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे को हम लोग आइसोडायफर्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी याद रखना है कि a माइनस 2z, और ये आया कैसे है a माइनस 2z, तो a माइनस 2 और उसमें z को माइनस किए हैं, इसको सॉल्व करके a माइनस 2z आया। तो आप लोग इसको एग्जाम्पल में उतारिए। 6 नंबर टर्म तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग के पास 3 टर्म और बाकी रह गया है, जिसमें 7 नंबर में हम लोग को पढ़ना है आइसोईस्टर्स। अब आइसोईस्टर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग जरा ठीक से समझते हैं। आइसो लगा है तो फिर से कुछ ना कुछ सामान आएगा। अब जानना है कि इसमें ईस्टर्स लगा हुआ है, आइसोईस्टर्स का क्या मतलब है। तो याद रखना है कि आइसोईस्टर्स उसको बोलते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम दोनों सेम हो जाए, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और नंबर ऑफ एटम भी सेम हो। तो जिस कंपाउंड में एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आइसोईस्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स है, ठीक से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एक है N2O, ठीक है। इन दोनों में हम लोग को 2 चीज फाइंड करना है, एक बताना है एटम और एक बताना है इलेक्ट्रॉन।
एटम भी बताना है और इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। तो एटम क्या होता है, तो एटम हम लोग को इसमें टोटल एटम बताना है। तो कार्बन एक है और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो एटम है वो 3 है। इसमें कितना है, तो नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एटम 3 है। तो क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम सेम आ गया। अब हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब 6 होगा और इसका होता है 8, तो 8 × 2 है ना। तो यहाँ पर आ गया 16, तो 16 और प्लस 6, तो 16 और प्लस 6 कितना आ जाएगा 22। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 22 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर लेते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया तो एक नाइट्रोजन का होता है कितना 7, तो 7 × 2 हो गया 14 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, एक ही ऑक्सीजन है। तो ये दोनों को भी ऐड कर दें तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 22। तो ये दोनों में क्या देख रहे हैं कि दोनों में नंबर ऑफ एटम भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो जिसमें नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आइसोस्टर्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात ठीक से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए आइसोस्टर्स में। आइसोस्टर्स में लिखिए कि जब किसी यौगिक में परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों समान होती है, जब किसी यौगिक में या भिन्न भिन्न यौगिकों में परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहने पर उसे आइसोस्टर्स कहते हैं, है ना। सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसोस्टर्स। तो आइसोस्टर्स के बाद अब हम लोग के पास नेक्स्ट 8 नंबर में क्या है, आइसोमर्स है ना। ये थोड़ा 10th क्लास में भी रिलेटेड है और इसको आगे हम लोग 11 में भी पढ़ते हैं और 12 में भी पढ़ते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसको कि हम लोग डिटेल में आइसोमेरिज्म कहते हैं, जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में भी कि आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स उसको बोलते हैं जिसका कि मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। अगर स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहा हो लेकिन उसका फार्मूला सेम आ रहा हो तो उसको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि C2 है और H6 है और O है, C2H6O। अगर कोई पूछेगा कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एक्चुअल में ये अभी कोई कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बना रहे हैं। अगर इसको हम लोग इस तरीका से लिख दें C2H5 और OH, तो इसका मतलब ये बन गया हम लोग के लिए इथाइल अल्कोहल। ये हम लोग के लिए क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। जो हम लोग वाइन में जानते हैं, वाइन में जो अल्कोहल होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। और अगर इसी को हम लोग इस तरीका से लिख देते हैं CH3O और CH3, तो हम लोग के लिए मिथाइल, ये ईथर, तो ये हो गया डाइमिथाइल ईथर। ये हम लोग के लिए क्या हो गया, डाइमिथाइल ईथर। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों का फार्मूला तो सेम है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। यहाँ भी कार्बन 2 है तो कार्बन 2, यहाँ भी कार्बन 2। ऑक्सीजन 6 होना चाहिए, 5 और 1 6, 3 और 3 6, एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन। तो क्या देख रहे हैं कि जिसका कि मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो इसको हम लोग नाम देते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स। तो आप लोग को ये बात भी समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में ऑर्गेनिक का एक चैप्टर ही सेपरेट चैप्टर है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, कल से जो स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जहां पर फिर इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले आप लोग ये दोनों उतार लीजिए, एक लास्ट टर्म बाकी रह गया है, इसको लिखिए जल्दी। तो आइसो सीरीज में अब ये लास्ट टॉपिक बचा हो रह गया है जिसका कि नाम है न्यूक्लियर आइसोमर। तो इसके नाम में भी आइसो लगा हुआ है। तो अब जानना है कि ये न्यूक्लियर आइसोमर का क्या रिलेटेड, ये न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। जरा ध्यान देना है ठीक तरीका से कि इसमें क्या होने वाला है। तो इसमें क्या बोलता है कि इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होगा। इस एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होगा, लेकिन इसका हाफ लाइफ टाइम जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जितने समय में कोई भी सब्सटेंस आधा हो जाता है वैसे टाइम को हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का मास है A,
अब ये इसको A/2 होने में जितना भी टाइम लगेगा उसको हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। तो हाफ लाइफ मतलब कोई भी सब्सटेंस हाफ होने में जितना टाइम लग जाए। मान लीजिए ये 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम को 25 ग्राम में बदलने में जितना समय लगता है वैसे टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। इसी चैप्टर में आगे हम लोग हाफ लाइफ को स्टडी करने वाले हैं। तो फिलहाल हाफ लाइफ के बारे में आप लोग को ये समझना है कि ये न्यूक्लियर आइसोमर क्या होता है। तो न्यूक्लियर आइसोमर के बारे में हम लोग ये बोलेंगे कि वैसा सब्सटेंस जिसका कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम हो, जो ये बदलता नहीं हो लेकिन इसका हाफ लाइफ बदल जाता हो। तो कोबाल्ट जो है जिसका कि एटॉमिक नंबर 27 है और मास नंबर 58 है, तो ये लो एनर्जी में जो इसका हाफ लाइफ होता है वो 71 डेज का होता है। और इसका जो एनर्जी लेवल अगर बढ़ जाए तो एनर्जी लेवल बढ़ जाने पे इसका हाफ लाइफ चेंज कर जाता है, जो हो जाता है कितना 9 आवर। तो याद रखना है कि 71 डेज से ये ओनली फॉर 9 आवर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका हाफ लाइफ चेंज कर जाता है। तो जिसका कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम हो, तो यहाँ एटॉमिक नंबर मास नंबर, तो जो लोअर एनर्जी में एटॉमिक नंबर मास नंबर होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर भी कोबाल्ट वही है, इसका भी एटॉमिक नंबर जो है वो 27 है और यहाँ पर भी जो वो 58 है। तो यहाँ पर भी कोबाल्ट जो है ये 27 ही है और इसका जो मास नंबर है वो 58 है। तो इसका मतलब कि एनर्जी लो हो कि हाई हो, इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज नहीं किया, चेंज कर क्या कर गया है, हाफ लाइफ। जब एनर्जी लो था तो इसका जो हाफ लाइफ था वो 71 डेज है और एनर्जी हाई होने पर ये 9 आवर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे फिनोमिनन, ऐसे घटना को नाम क्या दिया गया है, ऐसे घटना को नाम दिया गया है न्यूक्लियर आइसोमर्स। तो आप लोग लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसका कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम हो लेकिन अर्ध आयु, हाफ लाइफ जो है वो बदल जाता हो, तो वैसे घटना को हम लोग न्यूक्लियर आइसोमर्स कहते हैं, है ना। एग्जांपल में लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको एग्जांपल में अच्छा, ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जो आता है, ये आता है इलेक्ट्रॉन के कैप्चर से, के कैप्चर जैसे ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तो ये लो एनर्जी से कन्वर्ट होता है हाई एनर्जी में। ये के कैप्चर क्या होता है, इसको हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में जो हम लोग रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर किए थे तो उसमें हम बताए हुए थे कि के कैप्चर क्या होता है। जो स्टूडेंट नहीं देख पाए वो पीछे के लेक्चर को देखे, वो समझ पाएंगे वहां पर कि के कैप्चर क्या होता है। तो फिलहाल जानिए कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में आने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना पड़ता है, तो उसका नाम होता है के कैप्चर। तो लो एनर्जी में 71 डेज और हाई एनर्जी में कितना है, 9 आवर है। तो 9 टॉपिक था टोटल आइसो सीरीज में, हम लोग सबको 1 बाय 1 करके देख लिए, सबको अच्छा तरीका से समझ लिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो जेई में क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग करने वाले हैं। आप लोग इसको एग्जांपल में लिखिए। तो हम लोग जेई में जो क्वेश्चन आया हुआ है उससे रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आता है। तो यहाँ पर कोई पेरेंट एटम है, उस पेरेंट एटम किसको बोलते हैं, जिससे कि ना अल्फा निकला हो, ना बीटा निकला हो, ना गामा निकला हो। जब कोई पार्टिकल किसी से नहीं निकलता है तो उसको हम लोग पेरेंट एटम कर देते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेरेंट एटम से अगर एक बीटा निकल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एक अल्फा निकल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और अगर अल्फा बीटा दोनों निकले, वो 1:2 में निकले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स, तो हम लोग को ये चारों में से कौन सा 3 ऑप्शन यहाँ पे भरेगा उसके बारे में हम लोग को समझना है ना। तो इसको समझने के लिए एक एक करके हम लोग सब पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास में पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम से एक बीटा को निकालना है। अब एक बीटा, तो बीटा के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बीटा के निकलने से मास नंबर में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। एक बीटा के निकलने से परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि होता है और द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं आता है। आप लोग को अगर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो पीछे के लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बीटा के निकलने से, तो जरा समझते हैं, पेरेंट एटम को हम लोग x मान लिया, ठीक, और बोला जा रहा है कि इस x का जो एटॉमिक नंबर है वो हम लोग का z है और जो मास नंबर है वो हम लोग का a है। अब बोला जा रहा है फर्स्ट कंडीशन में कि इससे एक बीटा का लॉस करा दें, 1 बीटा का जो है वो हम लोग को लॉस करना था। अगर हम लोग एक बीटा को लॉस कर लें तो हम लोग डॉटर एटम को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डॉटर एटम जो बनेगा तो अब बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर में क्या है। तो बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा Z+1 और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, तो मास नंबर जितना था उतना ही रहेगा। तो क्या देख रहे हैं कि 2 डिफरेंट एटम का मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर बदल गया।
एटॉमिक नंबर पहले जेड था और बीटा के निकलने से वो जेड प्लस 1 हो गया। तो आप लोग बताइए कि इन चारों में से ऐसा कौन सा कंडीशन, अभी जो हम लोग पढ़े उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसका कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग पढ़े थे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स उसको बोलते थे जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। और सेकंड नंबर हम लोग पढ़े थे आइसोबार। आइसोबार उसको बोलते थे जिसका एटॉमिक नंबर जो हो वो डिफरेंट हो और मास नंबर जो वो सेम हो। तो यहाँ पर देखिए वही चीज हो रहा है, मास नंबर जो वो सेम है और एटॉमिक नंबर जो है वो हम लोग का क्या हो गया, चेंज कर गया। इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन में अगर एक बीटा, अगर पेरेंट एटम मतलब जिससे कोई भी चीज नहीं निकला तो इसको हम लोग पेरेंट एटम बोलते हैं और इसको हम लोग डॉटर एटम कहते हैं। इस सब के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बीटा निकल गया, तो एक बीटा के निकलने से चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो हम लोग का ऑप्शन बी नंबर सही होगा, आइसोबार। तो इसका मतलब यहाँ पर बढ़ने वाला है आइसोबार, आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्यों आया, क्योंकि आइसोबार्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसका कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर जो है वो सेम हो। तो हम लोग को फर्स्ट का आंसर मिल गया। फर्स्ट का आंसर क्या मिला, आइसोबार। अब सेकंड कंडीशन है कि अगर पेरेंट एटम से एक अल्फा निकल जाए, अगर पेरेंट एटम से एक अल्फा निकल जाए तो बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से यहाँ पर क्या फिल होने वाला है। तो जरा समझते हैं ठीक तरीका से। अल्फा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 का कमी और मास नंबर में 4 का कमी आता है। याद है आप लोग को, एक अल्फा के निकलने से परमाणु संख्या में एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज और द्रव्यमान संख्या में 4 का चेंज आता है, मतलब 4 से ये घट जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से घट जाता है। तो अगर हम लोग सेकेंड केस ले लें, है ना, अगर हम लोग सेकेंड केस ले लें यहाँ पर, तो सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में ये हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर, ये जो एटॉमिक नंबर जेड है इसमें 2 का कमी आ जाएगा, किसके निकलने से, अल्फा के निकलने से। एक अल्फा का लॉस करवाना है तो यहाँ पर ये घट जाएगा 2 से और ये जो मास नंबर है ये घट जाएगा 4 से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के लिए डॉटर एटम। तो अब हम लोग को बताना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर तो यह दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर भी बदल गया और मास नंबर भी बदल गया। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये चारों ऑप्शन में क्या हो सकता है। तो आइसोटॉप्स तो तब होता है जब एटॉमिक नंबर सेम होता, इसका मतलब ये आइसोटॉप्स तो नहीं है। आइसोबार तब होता है जब मास नंबर बदलता, तो आइसोबार भी नहीं है। अब बच गया आइसोटोन। आइसोटोन में न्यूट्रॉन निकालते हैं। अब न्यूट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पर तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में देखते हैं अभी। और अगला है आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स के बारे में हम लोग को ये दोनों को चेक करते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। अगर हम लोग इसका न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है ए माइनस जेड। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है ए माइनस जेड। और अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालें तो इसका ए कितना है, इसका ए है ए माइनस 4 और यहाँ पर इसमें माइनस कर देना है कितना को, जेड माइनस 2 को। तो इसका मतलब जेड माइनस 2। तो क्या ये दोनों टर्म सेम है, नहीं है। तो इसका मतलब आइसोटोन भी आंसर नहीं होगा। तो ये 3 गो आंसर तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या, आइसोडाइफर्स। चेक करते हैं आइसोडाइफर्स ये है या नहीं है। तो ठीक है, आइसोडाइफर्स का फॉर्मूला क्या था आप लोग को याद है, आइसोडाइफर्स का फॉर्मूला था ए माइनस 2जेड, आइसोडाइफर्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ए माइनस 2जेड। तो अगर इधर ए माइनस 2जेड है तो उधर भी ए माइनस 2जेड आना चाहिए। तो ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पर आ गया है ए माइनस 4, ठीक, 2 आ गया तो माइनस है और यहाँ पर 2 है। और जेड कितना है, तो जेड माइनस 2 है। तो हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं जेड माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस 4 माइनस, इसको अंदर से मल्टीप्लाई करो तो 2z हो जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा कितना, 4। तो ये माइनस में था तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में। तो यहाँ पर आंसर आ गया ए माइनस 2z। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी a माइनस 2z है, मतलब एक अल्फा के निकलने से इधर भी a माइनस 2z बचेगा और इधर भी a माइनस 2z बचेगा। तो दोनों तरफ क्या हो गया, सेम। तो पेरेंट एटम और डॉटर एटम ये दोनों सेम आ गया। a माइनस 2z इधर भी है, इधर हम लोग कंडीशन लिए a माइनस 2z और उसी को इधर प्रूव कर दिया a माइनस 2z, दोनों सेम निकल गया। तो जब a माइनस 2z सेम निकल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोडाइफर्स। इसका मतलब एक अल्फा के निकलने से जो कंडीशन बनता है उसको हम लोग आइसोडाइफर्स कहते हैं। आइसोडाइफर्स, है ना।
ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ठीक से एक बार समझ लीजिए कि आइसोडाइफर्स किसको बोलते हैं, जिसका a-2z सेम आ रहा हो। तो इधर a-2z लिए और इसके कंडीशन में a के जगह पर a ऊपर वाले को कहते हैं और z नीचे वाले को कहते हैं। तो a के जगह पर यहाँ पर a-4 था, फिर माइनस आया, और z के जगह पर z-2 था, z-2 यहाँ पर माइनस था, तो अंदर का साइन किसमें बदल गया, माइनस बदल गया प्लस में, है ना, a-2z में। और ये वाला जो कंडीशन था, तो ये वाला कंडीशन हम लोग का पहले का कंडीशन है, इसको लिखना जरूरी नहीं है ना, इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो मेन हम लोग के लिए ये वाला टर्म है। तो यहाँ पर भी a-2z, तो a के जगह पर a-4s ले लिया, 2 ले लिया, और z के जगह पर a-, इसको अंदर से मल्टीप्लाई किए और चेंज करके हम लोग का ये कंडीशन आ गया। तो इसका मतलब कि बीटा के निकलने से, एक बीटा के निकलने से वो आइसोबार में चेंज होगा, और एक अल्फा के निकलने से वो आइसोडाइफर्स में चेंज होगा। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अल्फा और एक बीटा निकले, लेकिन अल्फा ए को निकले और बीटा 2 को निकले, तो बताना है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जरा ठीक से समझना है इसको। एक अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 2 का कमी और मास नंबर में 4 का कमी आएगा, और जब बीटा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जरा समझना है, अल्फा के निकलने से मास नंबर बदला, लेकिन बीटा के निकलने से मास नंबर नहीं बदला। अब बोलता है कि अल्फा निकला 1 और बीटा निकला 2, तो अगर एक अल्फा निकला तो एटॉमिक नंबर जो था वो 2 से घटा, और जब 2 बीटा निकला तो वो 2 से एटॉमिक नंबर को बढ़ा दिया। तो एटॉमिक नंबर तो उतना ही पुर गया जितना था। बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो ठीक से एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। x है और इसको बदलना है y में। अब बोलता है कि अल्फा और बीटा दोनों को निकालना है, लेकिन वो 1:2 में निकालना है। तो देखते हैं, एटॉमिक नंबर है z और मास नंबर है a। अगर एक अल्फा निकला तो एटॉमिक नंबर में 2 का कमी और मास नंबर में 4 का कमी होगा। अल्फा के निकलने से, अल्फा निकाल लिया, 2 बीटा निकालना है, तो जैसे बीटा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से बढ़ गया और मास नंबर जैसा था वैसे रह गया। तो अब अल्फा भी निकल गया और बीटा भी निकल गया, तो अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे भी z था और बाद में भी z रहा। अब मास नंबर a था, लेकिन ये बदल गया a-4 में। तो क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर चेंज कर गया। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर चेंज कर जाता है, डिफरेंट रहता है, उसको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, आइसोटॉप्स। तो ये थर्ड वाले का आंसर आएगा आइसोटॉप्स। तो याद रखना है कि हम लोग के पास में यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया था। ये तीनों क्वेश्चन जे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कुछ हार्ड आता नहीं है, ये क्वेश्चन इजी रिलेटेड रहता है। तो जो भी क्वेश्चन आ सकता है, नया टर्म ये था, इससे 2 बार क्वेश्चन आया हुआ था, आइसोडाइफर्स है, इसलिए हम लोग इसको बता लिए। तो अब यहाँ पर ये जो टॉपिक था आइसो सीरीज का, ये आज हम लोग का कंप्लीट होता है। तो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में सब मिलाकर के अभी तक 4 लेक्चर हो चुका है। 3 लेक्चर हम लोग पहले देखे थे और ये लेक्चर देखे। अब इसमें 2 क्लास आ रहा होगा और ये चैप्टर हम लोग का रेडियो एक्टिविटी का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग हाफ लाइफ, है ना, हाफ लाइफ कहते हैं, अर्ध आयु काल क्या, और उससे एक इक्वेशन आएगा और उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल से इस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होता है नाम लिखने में, आयुपेक नेम लिखने में, तो हम लोग एक एक करके बहुत इजी वे में उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग इसका फेयर कीजिए, है ना, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।